हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और आज सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का कवर करने वाले हैं। एमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है आर्टिकल और ये आर्टिकल लिखा हुआ है मणिपुर पे। क्लास का ऑब्जेक्टिव है आपको पढ़ते पढ़ते ही, रीडिंग करते करते ही मीनिंग निकालना आए, ग्रामर के रूल समझ में आए कैसे लगते हैं और साथ में आप वोकैब को कवर कर सको। और सब कुछ कवर करते हैं बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से, बिल्कुल बेसिक से। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ज्वाइन करना, 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पे इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फ़ायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, सीसेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, शुरू करते हैं। लेकिन 5-6 वर्ड्स हैं वोकैब के, पहले वो देख लो। नज़र डाल लोगे शुरू में ही तो आर्टिकल को स्मूथली पढ़ पाओगे। वोकैब को अपन ने अलग से ले लिया है शीट पे, थोड़ा जूम इन कर रहा हूं मैं। पहला वर्ड है डिसेंट। देखिए, डिसेंट का मतलब होता है किसी से डिसएग्रीमेंट। और डिसएग्रीमेंट किस तरह से कि आपको नाराजगी हो, गुस्सा हो। जैसे सरकार ने कोई नया कानून बना दिया, आपने उससे डिसएग्रीमेंट दिखाया, ऑपोजिशन दिखाया, यही आपका डिसेंट है। डिसेंट के लिए एक और अच्छा वर्ड है, इसी से मिलता जुलता वर्ड है डिसिडेंस। डिसिडेंस, दिस वर्ड विल बी सीन इन द आर्टिकल टुडे। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट और डिसिडेंस इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही आज़ाद तरीके से एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति जो है आपकी डिसेंट का या आपके नाराजगी, गुस्से का, ये हॉलमार्क है या सिक्का मार्क है किसी भी डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी वही है जिसमें सरकार की अच्छाई और बुराई आप दोनों खुले तरीके से कर पाएं, फ्री एक्सप्रेशन दे पाएं। तो चलिए, डिसिडेंस आपका गुस्सा, नाराजगी, इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास शोविनिस्ट। 3 वर्ड्स अपने पास, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। शोविनिस्ट, सेक्सिस्ट और जिंगोइस्ट। देखो, मीनिंग इनका बीच का फर्क आप बाद में देखोगे, पहले देख लो ये सिमिलर कैसे हैं। शोविनिस्ट, सेक्सिस्ट या जिंगोइस्ट एक ऐसा आदमी है जो अपने आप से जुड़ी हुई चीज़ों को सुपीरियर मानता हो, जिसको लगता हो कि मेरी कास्ट, मेरी नेशनैलिटी, मेरा जेंडर, मेरा देश, मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है और बाकी सब क्या है, बाकी सब समझ गए ना, मेरे रिलीजन के सामने, मेरी कास्ट के सामने नीचे है। तो जिस आदमी को ऐसा वहम हो जाए, उस आदमी को मूर्ख को बोलते हैं अंग्रेजी में शोविनिस्ट। अब देखो, शोविनिस्ट के 2 सब ग्रुप्स हैं, एक है सेक्सिस्ट और एक है जिंगोइस्ट। सेक्सिस्ट वो आदमी होता है जिसको अपने जेंडर को लेके वहम हो जाए कि मैं पुरुष हूं तो स्त्रियों से अच्छा हूं, और या मैं फीमेल हूं तो मेल से, पुरुषों से अच्छी हूं। ठीक है, सेक्सिस्ट। और दूसरा सब ग्रुप है जिंगोइस्ट। ये एक ऐसा आदमी है जिसको अपने देश और देशभक्ति को लेकर के वहम हो जाए कि मेरा देश दुनिया में सबसे महान है। समझ गए ना, सेक्सिस्ट और जिंगोइस्ट दोनों ही शोविनिस्ट हैं। शोविनिस्ट हैं। शोविनिस्ट एक ब्रॉड टर्म है हर तरह के मूर्ख के लिए जिसको कुछ वहम हो। ठीक है, अगर आपको अपने जेंडर के लिए वहम है तो आप सेक्सिस्ट हैं, अगर आपको अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्र प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, अंदर मरने मारने की भावना है, तो आप जिंगोइस्ट हैं। तो तीनों के बीच का फर्क समझाने की कोशिश की है मैंने। लोकल्स इन द एरिया वर एक्सट्रीमली शोविनिस्ट अबाउट देयर फूड एंड लैंग्वेज। इस एरिया के जो लोकल लोग थे बहुत ज़्यादा शोविनिस्ट थे या बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस थे, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते थे अपने खाने और लैंग्वेज को लेकर के। ऑफ्टन कमिंग अक्रॉस एज रूड टू टूरिस्ट, और अक्सर वो कम अक्रोश होते थे या जान पड़ते थे रूड बिहेवियर के साथ टूरिस्ट के लिए या उस एरिया में आने वाले लोगों के लिए। कम अक्रोश होना यानी किसी का किसी फॉर्म में, किसी रूप में आना सबके सामने। तो वो इस रूप में सबके सामने आते थे टूरिस्ट के सामने कि वो बहुत रूड है, बहुत ज़्यादा
समझ पा रहे होंगे आप। चलिए, यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल। नेक्स्ट वर्ड अपने पास ब्रांडिश। आपने वो मूवीज देखी होंगी, एक्शन मूवीज, सनी देओल की, सुनील शेट्टी की, जिसमें जो शकाल था या कोई बड़ा विलेन था, वो अपने गुंडे गुंडे लेकर के आता था गाड़ी में बैठा के, है ना, सनी देओल से भिड़ाने के लिए। तो वो गुंडे के हाथ में उनके लाठियाँ, स्टिक्स, तलवारें, बंदूकें। तो इस तरीके से जब कोई भी चीज़ आप अपने हाथ में रखते हो और उसको लहलहाते हो यानी हिलाते हो, दिखाते हो, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्रांडिश करना। टू एग्जिबिट एंड वेव समथिंग लाइक अ वेपन बैक एंड फोर्थ। ठीक है ना, तो वो शाकाल के गुंडों की तरह याद रखना इसको, वो अपने हाथ में ब्रांडिश किया करते थे लाठियों को, तलवारों को। ब्रांडिशिंग अ शार्प नाइफ, एन इलीगल माइग्रेंट इनफिल्ट्रेटेड द एक्टर्स होम एंड डिमांडेड मनी। लहलहाते हुए या दिखाते हुए एक तेज चक्कू को एक इलीगल माइग्रेंट घुस आया, इनफिल्ट्रेट कर गया इस एक्टर के घर को, इस अभिनेता के होम को, और मांगने लगा पैसा, डिमांड किया उसने मनी। चलिए, ब्रांडिश वर्ड आपने देख लिया। इनफिल्ट्रेट करना यानी कहीं जहां आप वेलकम नहीं है फिर भी वहां घुस जाना, किसी के घर में, किसी के, समझ गए ना, ऑफिस में जब आप इस तरह से घुसते हो तो इनफिल्ट्रेट आप करते हो। ये वर्ड भी आर्टिकल में आएगा और ब्रांडिश भी वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास आज का सेकंड लास्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी वर्ड अच्छे से बताया हुआ आपको मैंने। ये वर्ड बना है इम्यूनिटी और पनिशमेंट से। इम्यूनिटी प्लस में पनिशमेंट से। पनिशमेंट यानी सजा, इम्यूनिटी यानी माफी। आपको सजा से माफी मिल गई है, लेकिन कब मिली है? गुनाह करने से पहले। कर लो जो करना, आपको सजा नहीं होगी। जब इस तरह से आपको माफी मिल जाती है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। बड़ा ये नेगेटिव वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब किसी को आप खुला बढ़ावा दे रहे हो कि आप कानून तोड़ सकते हो। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। क्रिमिनल लोग जो हैं पुलिस वालों को पैसे दिया करते हैं, ब्राइब करते हैं, ताकि वो इम्प्यूनिटी को लॉ के सामने गेन कर सकें। यानी वो गलत काम करे और उनको पहले से छूट हो, उस काम की उनको सजा ना मिले। तो याद रखेंगे इस वन वर्ड को, आर्टिकल में आएगा। एक और वर्ड है अपने पास, आर्सेनल। देखिए, आर्सेनल, आर्मरी, वेपनरी, कैश, ये सारे बताते हैं किसी भी हथियारों की स्टोरेज को। किसी देश के सारे हथियार रखे हुए हैं कहीं, आपने अपने घर के कहीं हथियार रखे हुए हैं, किसी किले में राजा ने अपने कहीं हथियार रखे हुए हैं, तो उस कमरे को, उस संदूक को जिसमें सारे हथियार रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में आर्सेनल। ठीक है, हथियारों का जखीरा। आर्मरी नाम का सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे। द ऑपोजिशन हैड अ फुल आर्सेनल ऑफ आर्गुमेंट्स। ऑपोजिशन के पास में एक पूरा आर्सेनल था आर्गुमेंट्स का। अब देखो, हथियार जरूरी नहीं है बंदूक और तलवारें ही हों, आपकी बातें भी तो हथियार हो सकती हैं, आपके आर्गुमेंट्स भी हथियार हो सकते हैं। तो ऑपोजिशन के पास में एक आर्गुमेंट्स का आर्सेनल था, या एक पूरा स्टोरेज था आर्गुमेंट्स का, दलीलों का, टू प्रूव द इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम। इन एफिशिएंसी को, कुशलता को प्रूव करने के लिए सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम्स की। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस वर्ड को याद रखना। जरूरी नहीं है हथियार वही वाले हो, आपकी बातें भी आपका हथियार है, आपके आर्गुमेंट्स भी हथियार है। लास्ट वर्ड है अपने पास, शेनानिगन्स। नया वर्ड है आपके लिए। जनरली ये वर्ड प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। शेनानिगन्स का हिंदी मतलब होता है बदमाशियां। इस तरह की बदमाशियां जिसमें आप लोगों का नुकसान करें और, है ना, इंटरेस्टिंग तरीके से आप बदमाशी करें, लोगों को हंसाएं, मूर्ख बनाएं, नुकसान करें इविल तरीके से। द मैनेजमेंट सेटअप एन इंक्वायरी कमिटी टू इंक्वायर इनटू द एक्स सीईओज फाइनेंशियल शेनानिगन्स। मैनेजमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी को बनाया है ताकि वो इंक्वायर कर पाए, तफ्तीश कर पाए इस एक्स सीईओ की फाइनेंशियल शेनानिगन्स को या आर्थिक बदमाशियों को। बदमाशी को मंकी बिजनेस और हैंकी पैंकी भी बोलते हैं। ये मंकी बिजनेस तो बड़ी अच्छी इडियम है, याद रखना। यू विल सी द वर्ड शेनानिगन्स इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अब आर्टिकल पे आए, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि देखो, इमरजेंसी में एग्जिट हुई है। एग्जिट का मतलब होता है किसी का बाहर चले जाना, इमरजेंसी का मतलब आप समझते हैं अचानक से। मणिपुर के अंदर जो पूरी सिचुएशन खराब है, जो वायलेंस हो रही है, उसके पीछे एक बड़े रीजन थे वहां के सीएम एन बीरेन सिंह, जो कि हैं बीजेपी पार्टी के। इन्हीं की वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी वायलेंस भड़की और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के एन बीरेन सिंह को वहां से इस्तीफा देना पड़ा सीएम की पोस्ट से। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी बहुत अच्छा काम हुआ, ये लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप था। इनके जाने के बाद अब थोड़े वहां ग्रह बनते हैं, चांद सितारे बनते हैं कि पीसफुल माहौल फिर से रिस्टोर हो सके, क्योंकि जब तक ये थे तब तक तो झगड़ा रहने ही वाला था। साथ ही आर्टिकल में थोड़ा सजेशन भी दिया गया है कि इनकी जगह जो नया आदमी आए उसका कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर हो, ताकि वो वहां पे शांति को स्थापित कर सके, पीसफुल प्रोसेस को रिस्टोर करे।
चलिए, क्रिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, क्रिटिसाइज करता है बीजेपी और एन बीरेन सिंह की सरकार को। आर्टिकल को शुरू करें। कह रहा है जी अच्छा पहले खुद से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, आराम से पढ़ने की कोशिश करना, आराम से वीडियो को रोक दो यहीं पे। चल, कह रहा है जी इन अ लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन एन बीरेन सिंह रिजाइंड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। कह रहा है जी इन यानी अंदर, एक लंबे वक्त से ओवरड्यू डिसीजन के, एक ऐसे डिसीजन के जरिए जो लंबे वक्त से ओवरड्यू था, यानी ड्यू से भी ज्यादा ओवर हो गया था, बहुत लेट हो गया था। कह रहा है जी एक ऐसे डिसीजन के अंदर हुआ क्या, जो एन बीरेन सिंह नाम के ही आदमी हैं, राजनेता हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया पास्ट टेंस में वीटू लगा के। और इस्तीफा कहां से दिया, चीफ मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने इस्तीफा दिया मणिपुर के। और ये काम हुआ कब, ये काम हुआ जी ऑन संडे द February 9, 2025। समझ गए, एन बीरेन सिंह सब्जेक्ट है, पास्ट में V2 में, एक्टिव में वर्ब लगी हुई है रिजाइंड। ऑन लगाया जाए जब भी कोई डेट या डे आपको दिया जाए, जिस दिन या जिस वार को कोई काम होता है, ऑन लगा के बताते हैं। अगर आपको वार या दिन की जगह महीना, साल या हफ्ता दे दिया जाए तो इनके आगे अपने इन लगाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, मंथ जो होता है उसमें 30 दिन होते हैं, ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, हफ्ता जो होता है इनमें 7 दिन होते हैं। ये सब टाइम ड्यूरेशंस हैं। टाइम ड्यूरेशंस के पहले इन लगेगा, लेकिन जब डे और डेट की बात आ रही है, वो एक ही दिन की बात है, टाइम ड्यूरेशन ना होकर के पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे पहले ऑन लग जाता है। तो याद रखना, इसलिए अपन ने यहाँ पे ऑन लगाया है संडे से पहले। बढ़े आगे। कह रहा है जी इट वॉज रिपोर्टेडली अंडर ड्यूरेस ड्यू टू ग्रोइंग डिसिडेंस विद इन द भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस गवर्नमेंट। कह रहे इन्होंने ऐसे ही इस्तीफा नहीं दे दिया खुशी खुशी। कह रहा है जी ये था, इट वॉज कथित तौर पे या रिपोर्टेड किए जाने वाले तौर पे, अंडर ड्यूरेस, अंडर बहुत सारे स्ट्रेस, स्ट्रेस जो बहुत लंबे वक्त से ड्यू हो, ऐसा तनाव बहुत ज्यादा चल गया हो, लंबा खिंच गया हो, उसको बोलते हैं ड्यूरेस। कह रहा है जी ये इस्तीफा हंसी खुशी में नहीं आया है, ये रिपोर्टेडली बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंडर में आया है। और ये स्ट्रेस किस वजह से थी, ये थी बढ़ती हुई डिसिडेंस की या असंतोष की, गुस्से की, जो था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगुवाई में चल रही एनडीए की सरकार में मणिपुर के अंदर। ठीक है, और ये काम कब हुआ सारा आगे बता रहा है, इवन एज लगा के। कह रहा है जी इवन एज, वहीं जबकि दूसरी तरफ, इवन एज वहीं जबकि दूसरी तरफ, द ऑपोजिशन कांग्रेस प्लान्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द असेंबली। जो ऑपोजिशन में बैठी कांग्रेस थी वो प्लान कर रही थी एक अविश्वास मत को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को, मणिपुर की विधानसभा में, असेंबली में। तो दो वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। एक तरफ तो इनकी खुद की सरकार में जो नेता थे वही सारे के सारे चिढ़े हुए थे एन बीरेन सिंह से कि इनकी वजह से नाम खराब हो रहा है पार्टी का, ये इस्तीफा देते नहीं है और मणिपुर में झगड़ा खत्म होता नहीं है। दूसरा, ये ना भी इनसे शर्म खाते बीरेन सिंह, तो भी ऑपोजिशन कांग्रेस जो है वो एक अविश्वास मत या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली थी। जैसे ये मोशन आता है फिर आपको अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना होता है, तो वहां भी ये शायद हार जाते। चलिए, इट की वर्ब है वॉज, रिपोर्टेडली यानी कथित तौर पे, ड्यूरेस मैंने आपको बता दिया, ऐसी स्ट्रेस, ऐसा तनाव जो लंबे वक्त से ड्यू हो, जो बहुत लंबे वक्त से आपके सर पे हो। डिसिडेंस और डिसेंट आप समझते हैं, गुस्सा या अपोजिशन, किसी चीज को लेके आपका विरोध। इवन एज एक कंजंक्शन है, ये बताती है एट द सेम टाइम। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड। इस पूरी बात को आप अंग्रेजी में इवन एज लिख करके बता सकते हैं। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। फटाफट से एक बार रीडिंग दो और समझो क्या पढ़ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, फिर पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, समझ में आएगा, है ना। चलो अब पढ़ा दूं मैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली सॉट द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल फोरेंसिक सर्विस लेबोरेटरी टू प्रोवाइड अ सील्ड कवर रिपोर्ट। कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, द लगेगा, सरकारी संस्था है। कह रहा है जी रिसेंटली वो सॉर्ट कर चुकी थी। सॉर्ट करना क्या होता है, सीक किस थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, सॉर्ट। सीक का मतलब होता है किसी चीज को मांगना या पाने की कोशिश करना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो रिसेंटली मांगने या पाने की कोशिश कर चुकी थी, और किसको, सर्विसेज को, सेवाओं को, सरकार की एक दूसरी एजेंसी के जिसका नाम है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। और क्यों, इनकी सेवाएं सुप्रीम कोर्ट इसलिए मांग रही थी ताकि प्रोवाइड कर सके एक सील कवर रिपोर्ट। और किस चीज के ऊपर, लीक्ड ऑडियो टेप्स के ऊपर
ऐसी ऑडियो टेप्स जो इंटरनेट पे लीक हो गई हैं, दैट इट इज एग्जामिनिंग, जिनको सुप्रीम कोर्ट खुद भी एग्जामिन कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट है, बहुत सारी लीक्ड ऑडियो ना फुटेज है, टेप्स हैं, तो हम सरकार की इस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को ये फुटेज भेजते हैं और देखते हैं ये सही है गलत है। जो हम एग्जामिन कर रहे हैं ये सरकार की फॉरेंसिक साइंस वाली टीम से भी करवाएंगे। कह रहा है जी अब ये फुटेज है क्या? allegedly featuring Mr. बीरेन सिंह as an instigator of the ethnic conflict। ये सारी फुटेज है कथित तौर पे फीचर करती हुई या जिसमें फीचर कर रहे थे मिस्टर बीरेन सिंह। फीचर करना यानी शिरकत करना, किसी चीज का पार्ट होना। तो ये वही फुटेज है जिसमें शिरकत करते हैं या जिसका हिस्सा है बीरेन सिंह, एक इंस्टिगेटर के तौर पे, भड़काने वाली, आग लगाने वाले के तौर पे, और इंस्टिगेटर है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का, जातीय झगड़े का। और ये वही कॉन्फ्लिक्ट है दैट हैज रेज्ड फॉर मंथ्स बिटवीन टू कम्युनिटीज इन द स्टेट्स, जो रेज कर रहा है, वायलेंट तरीके से आगे बढ़ रहा है कई महीनों से दो समुदायों के बीच, कम्युनिटीज के बीच में, मणिपुर स्टेट के अंदर। तो ऐसी कुछ फुटेज है, उसमें पता लगता है कि बीरेन सिंह ने ही ये झगड़ा भड़काया था। इन्हीं की वजह से कुकी-जू और मैतेई जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में खून खराबा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ टेप लग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एक संस्था को भेजा ये टेप कि सील्ड कवर रिपोर्ट में आप हमें वापस बताओ अपने मैसेज के थ्रू कि ये सही टेप है या गलत टेप है। चलिए, लंबा सेंटेंस था, देखो इतना बड़ा, एक ही सेंटेंस है ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब है हैड सॉट। ये काम पास्ट में हैड प्लस में V3 लगा करके हो चुका था, है ना। बीरेन सिंह ने बाद में इस्तीफा दिया, ये काम तो पहले ही हो चुका था। अच्छा, इट आया है कोर्ट के लिए, इज एग्जामिनिंग, कोर्ट एग्जामिन कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। दैट आया है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है हैज रेज्ड। रेज का मतलब होता है वायलेंट तरीके से भड़कना, जैसे आग भड़क जाती है ना अचानक से, वैसे ही जैसे आग, झगड़ा, वॉर, जब भी ऐसी चीज अचानक से भड़कती है तो उसको रेज करना बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। इंस्टिगेटर मतलब जो इंस्टिगेट करे, इंसाइट करे या भड़काए किसी गंदी चीज को, वायलेंस को और ऐसी चीजों को इंस्टिगेट करे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वीडियो को कर ले आराम से पॉज, छोटा सा सेंटेंस है, इसका मीनिंग निकालो। चल, कह रहे जी दीज प्रॉक्सिमेट रीजन्स अपार्ट मिस्टर सिंग्स कंटिन्यूएशन वॉज लॉन्ग मेड अनटेनेबल विद द एंटलिक कॉन्फ्लिक्ट हैविंग शॉन फ्यू साइंस ऑफ एबेटिंग। कह रहे जी ये सारे प्रॉक्सिमेट रीजन जो हैं ये तो छोड़ ही दो, अपार्ट कर दो या असाइड कर दो। अपार्ट और असाइड दोनों एडवर्ब्स हैं, इनका मतलब होता है साइड में रखना या अलग करना। कह रहे ये जो सारे डायरेक्ट और जो इमीडिएट रीजन्स हैं, प्रॉक्सिमेट रीजन्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है और ये सब मामले, कह रहे इनको तो अलग कर दो, ये तो छोड़ ही दो। मिस्टर बीरेन सिंह का जो कंटिन्यूएशन था, जो सत्ता में बने रहने का, कंटिन्यू करने का काम था, ये बहुत लंबे वक्त से अनटेनेबल हो चुका था या गलत हो चुका था, ठहराया जा चुका था। और ये हुआ कैसे था? साथ ही विद इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के, जातीय हिंसा के दिखा देने के बाद ही, हैविंग शोन कर देने के बाद ही, ना के बराबर ही साइंस को या निशानों को एबेट करने के, कम होने के। तो क्योंकि ये झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा था तो बीरेन सिंह का वैसे ही सीएम बने रहना गलत था। अब तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, पार्टी के लोग भी इनसे झगड़ा करने लगे, ये तो बाद के मामले हैं। एक साल पहले ही इनको जो है सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ये है सेंटेंस का मीनिंग। दूसरा काम क्या हुआ? पहला काम तो ये हुआ, कोई साइन हमें दिख नहीं रहे थे झगड़े के खत्म होने के, एबेट होने के। और दूसरा, हिम बीइंग सीन एज चैंपियनिंग द कॉज ऑफ शॉविनिस्ट इन वन ग्रुप। उनके देखे जाने के साथ ही, बीइंग सीन होने के साथ ही, चैंपियन करने वाला या महारथी आदमी इस कॉज के अंदर, इस मकसद के अंदर जो है शॉविनिस्ट लोगों का, सिरफिरे लोगों का, दो ग्रुपों में से एक ग्रुप की तरफ से। तो ये मैतेई समाज की तरफ से बैटिंग कर रहे थे सीएम साहब। सबको देख के पता लगता था कि मैतेई समाज के शोविनिस्ट हैं, मैतेई समाज को, कम्युनिटी को ये सुपीरियर मानते हैं कुकी-जू से। और सीएम भी हैं तो सीएम बनके तो ये मैतेई समाज को, है ना, खुला हैंड देंगे ही देंगे। तो ये इनके देखे जाने के साथ ही भी इनका अनटेनेबल हो गया था सीएम बने रहना। चलो सेंटेंस थोड़े लंबे या टेढ़े मेढ़े भी है ना। बीरेन सिंग्स कंटिन्यूएशन नाउन है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज। ठीक है, वॉज मेड मान सकते हो पैसिव के अंदर, वॉज लॉन्ग मेड। अनटेनेबल वो चीज है जो टेनेबल ना हो, जो जस्टिफाइबल ना हो, जो सही ना ठहराई जा सके। ठीक है, एवेट करना, किसी चीज का कम पढ़ना, धीमा पढ़ना, मंदा पढ़ना। शोविनिस्ट आप देख चुके हैं, ऐसा आदमी जो अपनी जाति, कास्ट, रिलीजन को सुपीरियर या बेहतर मानता हो। प्रोक्सीमेट यानी डायरेक्ट, बिल्कुल सामने सामने वाली चीज होती है प्रोक्सीमेट। तो डायरेक्ट रीजन्स हो गए प्रोक्सीमेट रीजन्स। ये हैविंग शोन क्या है यहाँ पे? परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये फ्यू साइंस दिखा नहीं रहा, ये दिखा चुका है।
समझ पा रहे हो ना? कॉन्फ्लिक्ट शोइंग भी लिख सकता था, उस केस में कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा होता। मैं कह रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट दिखा चुका है, ठीक है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट हैविंग शॉन, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से आप किसी हो चुके काम को बता सकते हैं। कह रहे हैं जी, इन एनी केस द यूनियन गवर्नमेंट हैड डी फैक्टो यूज द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 355। कह रहे चाहे कोई भी केस हो, जो केंद्र सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, वो डी फैक्टो तौर पे या रियल टर्म्स के अंदर इस्तेमाल तो कर ही चुकी थी उन धाराओं का, प्रोविजंस का, जो है संविधान के अनुच्छेद 355 की। और क्यों इस्तेमाल किया था 355 का आर्टिकल का? टू सीज कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर विदाउट डिक्लेयरिंग इट्स इम्पोजिशन। सीज करने के लिए, कब्जा जमाने के लिए, कंट्रोल का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर। और ये काम किया था बिना डिक्लेयर किए इसके इम्पोजिशन को या इनकी खुद की अथॉरिटी को। तो आपको अनुच्छेद पता होंगे, 352, 356 और 360। तीनों इमरजेंसी बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं 52 में, स्टेट्स के अंदर भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा के अपने हाथ में अथॉरिटी ले सकता है, तो ये 56 में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी लगी नहीं, ये 360 में। 356 कभी कभी ना लगा करके सरकार 355 लगा देती है। इसमें इमरजेंसी घोषित नहीं करनी पड़ती, लेकिन सारा काम सरकार के पास, सरकार के हाथ में आ जाता है। तो कह रहे जी, चाहे कोई भी मामला हो, यूनियन गवर्नमेंट बिना 356 लगाए 355 की बैसाखी के सहारे ऑलरेडी सीज कर चुकी थी मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को। और ये काम डी फैक्टो तौर पे हुआ था, इन रियलिटी हुआ था। डी फैक्टो का मतलब है जो रियल में हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन जो सही हो, जो रियल हो। चलिए, इम्पोजिशन आप समझ चुके होंगे, राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है स्टेट्स पे। कह रहा द बीजेपी एंड इट्स अलाइज हैड आल्सो लॉस्ट बोथ लोकसभा सीट्स इन 2024 जनरल इलेक्शन। बीजेपी और इनके जो दोस्त थे ये भी लूज कर चुके थे, हार चुके थे जो 2 सीट्स हैं लोकसभा की 2024 के इलेक्शन में मणिपुर से। और कह रहा है ये सारा काम हुआ था इंडिकेटिंग अ फटीग इन द वैली एंड हिल रीजन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। कह रहा है जी, ये सारा काम हुआ था दिखाते हुए एक थकावट को, फटीग को, वैली के अंदर यानी घाटी के अंदर जहां मेतेई रहते हैं, और हिल के अंदर, पहाड़ों के अंदर जहां पे कुकीजू रहते हैं, इन दोनों रीजन्स में ही स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। तो ऐसा देख के लगता है कि मणिपुर की बीजेपी सरकार के सामने कोई सपोर्ट नहीं है आज की डेट में। नीचे मेतेई समाज भी सपोर्ट नहीं करता, ऊपर कुकीजू भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक फटीग सी दिखती है बीजेपी के लिए, है ना? तभी तो दोनों सीटें हार गया बीजेपी और अलाइज की वो है हैड लॉस्ट। ये काम पास परफेक्ट में हो चुका था पहले ही। और नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। कह रहा है मिस्टर बीरेन सिंह रिटोरिक अबाउट द कुकी जो हमार कम्युनिटीज persistently accusing them of being infiltrators from Myanmar and providing a haven to drug dealers। कह रहा है जी, मिस्टर सिंह की जो रिटोरिक था, रिटोरिक क्या होता है? हाईफाई और बड़ी बड़ी बातें जो अक्सर या तो झूठी निकले या फिर थोथी निकले, सिर्फ आप बोलने के लिए बोल रहे हो, लोगों को इंप्रेस करने के लिए। कह रहे सिंह साहब जो थे, बीरेन साहब, इनका जो रिटोरिक था बड़ी बड़ी बातें थी। और किस चीज़ को लेके? कुकी जो हमारे कम्युनिटीज़ को लेकर के। और कह रहा है ये जो सारी बातें थी, ये थी लगातार तरीके से परसिस्टेंटली इन लोगों को अक्यूज करते हुए या इन पे आरोप लगाने का जो है ये होने का कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं म्यांमार से, बर्मा से। और ये प्रोवाइड करते हैं एक हेवन को, एक पनाह को, शरण को टू ड्रग डीलर्स। और किसको देते हैं शना, जो पनाह? इलिसिट क्रॉप कल्टीवेटर्स को, ऐसी खराब क्रॉप्स जो इलिसिट है या इलीगल है, जैसे अफीम वगैरह की खेती। कह रहा है ये जो इनका रिटोरिक था ना कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, गलत काम करते हैं, हमारे देश में रहते हैं। कह रहा है इसी रिटोरिक ने ही फ्यूल द एंटीपैथी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इसी रिटोरिक ने ही फ्यूल किया, भड़काया घृणा को, एंटीपैथी को या नफरत को बीजेपी के लिए, दोनों ही तरफ से, दोनों ही समुदायों की तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट में जो उलझे हैं, है ना? कह रहा है जी, वाइल हिज इनएबिलिटी टू रेन इन वायलेंट ग्रुप्स that openly brandished sophisticated weapons, many looted from the police armories, created a culture of impunity। कह रहा है कि जबकि उनकी जो इनएबिलिटी थी, इस आदमी की जो अकुशलता थी रेन इन करने में, कंट्रोल करने में वायलेंट ग्रुप्स को या फिर आक्रामक, है ना, दलों को, जो ओपनली खुले तौर पे दिखा करके हिलाया करते थे या लहलहाया करते थे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को, एडवांस हथियारों को,
ज़्यादातर जिनमें से लूटेड थे या लूटे गए थे पुलिस के हथियारों के जखीरे से, पुलिस वालों की आर्मरी से। कह रहा है इनका जो इनेबिलिटी था ना ये सब करने का, कंट्रोल ना कर पाने का, इसने क्रिएट कर दिया एक कल्चर को, एक संस्कृति को, इम्प्यूनिटी की मणिपुर में। इम्प्यूनिटी का मतलब यही है, किसी को भी मार दूं, किसी को भी है ना फायर कर दूं गोली से और मुझे कोई सजा नहीं होगी क्योंकि मैं कुकीज हूं, मैं मैती हूं। तो ये कल्चर आज की डेट में मणिपुर में हो चुका है। अगेन देखो लंबा सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, चाहो तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, नहीं तो खुद से एक बार रिवाइड जो है इसको रिवाइंड करने का ऑप्शन आपके पास होता है, फिर से सुन लेना। चलो बता देता हूं फटाफट। इनका जो रिटोरिक था, बड़ी बड़ी बातें थी कुकी जू समाज के लिए, लगातार एक्यूज करते हुए इन लोगों को कि ये इन्फिल्ट्रेटर हैं, घुसपैठिए हैं म्यांमार से, और ये दिया करते हैं एक हेवन को, पनाह को, ड्रग डीलर्स को या फिर गलत तरह की फसलों को उगाने वाले लोगों को, किसानों को। कह रहे इस रिटोरिक ने हमेशा ही फ्यूल किया है, भड़काया है एंटीपैथी को या फिर घृणा को बोथ साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से। इस तरफ से वो इधर वालों के लिए घृणा रखते हैं, उस तरफ से वो इधर वालों के लिए नफरत रखते हैं। तो ये नफरत भड़काने का काम बीरेन सिंह की बातों से ही हुआ है। कह रहे जबकि इनकी जो इनेबिलिटी है कंट्रोल करने की वायलेंट ग्रुप्स को, जो खुले तौर पे दिखाते हैं बड़े ही अत्याधुनिक वेपन, सोफिस्टिकेटेड हथियार, ज्यादातर जिनमें से लूटे गए हैं पुलिस वालों से ही। इस तरह के इनेबिलिटी ने क्रिएट कर दिया है एक कल्चर ऐसा जो इंप्यूनिटी का है, जिसमें कोई डर नहीं है। चलिए रिटोरिक की वर्ब है फ्यूल्ड। रिटोरिक ने फ्यूल किया एंटीपैथी को। इनएबिलिटी की वर्ब है क्रिएटेड। इनएबिलिटी ने बनाया, क्रिएट किया एक कल्चर को। इंप्यूनिटी आप समझते हैं, आर्मरी, कैश, वेपनरी, हथियारों की स्टोरेज, ब्रांडिश करना, दिखाना, रेन इन करना, कंट्रोल करना। इलिसिट यानी इलीगल, फ्यूल करना, किसी चीज़ को भड़काना, एंटीपैथी यानी नफरत, इन्फिल्ट्रेटर यानी भगोड़ा या घुसपैठिया है ना, अंदर जो घुसा है, हेवन यानी शरण या पनाह। ठीक है, चलिए रिटोरिक आप देख चुके हैं, आ जाओ नेक्स्ट पे। चलो कह रहा है जी, विद द बीजेपी परसिस्टिंग विद हिज लीडरशिप देयर वाज लिटिल होप फॉर एनी रिकंसिलिएशन। कह रहा है इस गलत काम के होने के साथ ही, विद कौन सा काम, बीजेपी का परसिस्ट करना या कंटिन्यू करना उनकी लीडरशिप के साथ में, बीरेन सिंह की सीएमशिप के साथ में। कह रहा है जी ना के बराबर ही होप थी, लिटिल होप थी किसी भी रिकंसिलिएशन की, किसी भी समझौते की। और क्यों, कह रहा है जी वो इसलिए एज सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट रिफ्यूज टू इंगेज इन पीस टॉक्स, क्योंकि जो सभ्य समाज के एक्टिविस्ट थे दोनों ही ग्रुपों से, जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने मना कर दिया था कि वो पीस टॉक्स में इंगेज करेंगे ही नहीं, शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक बीरेन सिंह हमारा लीडर है तब तक कोई शांति नहीं हो सकती थी, दोनों साइड्स ने ये बात समझा दी थी। चलिए होप की वर्ब है वॉज, अनकाउंटेबल नाउन है होप, होप को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्ब इसके लिए एडजेक्टिव लिटिल आया है। लिटिल और फ्यू के बीच का फर्क अभी आपको कॉन्सेप्ट के जरिए समझाएंगे। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है झगड़े में समझौता, फिर से दोस्ती, है ना, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्डियल रिलेशन इज रिकंसिलिएशन। परसिस्ट करना, कंटिन्यू करना, किसी चीज का बने रहना। कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट एंड द बीजेपी शुड नाउ मेक द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय लुकिंग फॉर अ न्यू लीडर हु इज अनबर्डन्ड बाय द शेनानिगन्स ऑफ मिस्टर सिंह रूल। कह रहा है अब चाहे केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी हो, इन दोनों को मेक द बेस्ट यूज करना चाहिए, बड़े अच्छे से इस्तेमाल में लेना चाहिए इसी अपॉर्चुनिटी को या मौके को। और क्या करके, लुक फॉर करके या ढूंढ करके एक नया लीडर, नया नेता बीरेन सिंह की जगह पे, जो बिल्कुल भी बर्डन ना हो, जिसपे बिल्कुल भी बोझ ना जो है ददा हो शेनानिगन्स का या बदमाशियों का, मिस्टर सिंह के रूल की। तो ऐसा एक आदमी लाया जाए जिससे किसी को नफरत ना हो। बीरेन सिंह जो भी बदमाशी करके गए हैं, नए लीडर के लिए लोगों के मन में बिल्कुल भी गुस्सा ना हो, ऐसा लीडर इनको लाना है। और वो कैसा हो, एंड विलिंग टू वर्क टुवर्ड्स जेन्युइन रिकंसिलिएशन, जो विलिंग हो, जो रेडी हो, तैयार हो सही तरीके में समझौते या रिकंसिलिएशन के लिए काम करने को। चलिए बीजेपी गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, बीजेपी की वर्ब है शुड नाउ मेक द बेस्ट यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का अच्छे से इस्तेमाल करना। लुक फॉर करना, सीख करना, किसी चीज को ढूंढना। हु आया है नए लीडर के लिए, वर्ब है इसकी इज। अनबर्डन मतलब जिसके ऊपर बर्डन ना लगी हो, जिसके कंधे पे बोझ ना लदा हो। शेनानिगन्स यानी बदमाशियां, मिसीव्स, ठीक है। विलिंग यानी रेडी या तैयार। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट से। देखिए लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटीज के साथ में, चीज़ों की मात्रा के साथ में या उनकी गिनती के साथ में। पहले ये सीख लो इनका इस्तेमाल कब करना है, फिर इनके बीच का फर्क मैं आपको बाद में, वो तो बड़ा आसान है, आप सीख जाओगे 1 मिनट में।
देखिए मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और मैं आपसे 5 रुपये मांग लूँ, यार मुझे किसी काम के लिए 5 रुपये दे दो। आपका देने का मन नहीं है आपके पास 10 रुपये, 5 आप दे सकते हो लेकिन देने का मन नहीं है। आप मुझे बोलोगे यार मेरे पास तो है ही नहीं पैसे, कैसे दे दूँ, मेरे पास पैसे लिटिल मनी है, ना के बराबर है। समझ पा रहे हो? और मान लीजिए 5 मैंने आपसे मांगे, आपके पास 10 थे और आप खुशी खुशी 5 देने को तैयार हो, आपके पास फिर भी 5 बच गए, आपका काम चल जाएगा। इस केस में यही पैसा जो 5 रुपये आप मुझे देने वाले हो ना, आपके लिए हो जाएगा अ लिटिल मनी। आप बोलोगे भाई ले जा, आई हैव अ लिटिल मनी। तो ये आपके एटीट्यूड के ऊपर है। जो क्वांटिटी आपको ना के बराबर लगती हो वो होती है लिटिल क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी आपको लगता हो कि पॉजिटिव है, अच्छी है, ज़्यादा है मेरे लिए, वो होती है अ लिटिल। अ लगाते ही लिटिल के आगे या अ लगाते ही फ्यू के आगे नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं आप क्वांटिटी को। क्वांटिटी वही है, आपका परसेप्शन बदल गया उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, द लिटिल और द फ्यू का मतलब है जितना भी है, जो भी थोड़ा सा है उतना, जितना भी है जो भी थोड़ा सा है उतना, द लिटिल या द फ्यू। अब दिमाग में सवाल ये आना चाहिए सर लिटिल और फ्यू कब लगाऊंगा? आपने ये तो बता दिया अ लगेगा कब, द लगेगा कब, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? लिटिल लगेगा ऐसी चीजों के आगे जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल है। फ्यू लगेगा ऐसी चीजों के आगे, ऐसे नाउन्स के आगे जिनको काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल है। चलो अब इसको टेक्निकली अपने देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम फाइनेंशियली एज आई हैड डैश मनी टू स्पेयर। मैंने मना कर दिया उसको हेल्प करना पैसे के तौर पे या फाइनेंशियल मैटर्स में, क्योंकि मेरे पास ना के बराबर ही पैसा बचा हुआ था स्पेयर करने को। स्पेयर करना यानी किसी को देना, अलग करना, अपने आप से दूर करना। तो मेरे पास ना के बराबर ही पैसा था जो मैं किसी को दे सकूं, स्पेयर कर सकूं। देखो यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी की बात हो रही है। नेगेटिव क्वांटिटी लगी है तो ए तो आएगा नहीं, ना द लगेगा। आप लिखेंगे लिटिल या फ्यू। मनी एक ऐसी चीज है जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी को काउंट करना हो तो आपको डॉलर, रुपया, येन, पाउंड ऐसी यूनिट्स को लाना पड़ता है। समझ पा रहे हो? मनी को काउंट नहीं कर पाओगे जब तक डॉलर में काउंट नहीं करो या रुपए में काउंट नहीं करो। तो जिस भी चीज को बाहर से यूनिट लाके काउंट करना पड़े वो चीज होती है अनकाउंटेबल। इसीलिए तो यूनिट लेके आए ना बाहर से। काउंटेबल होती तो सीधे ही काउंट कर लेते, यूनिट की क्या जरूरत थी? तो पैसा अनकाउंटेबल है और ना के बराबर है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लिटिल लिखेंगे यहां आई हैड लिटिल मनी टू स्पेयर। एज आई हैड डैश फ्रेंड्स इन द सिटी आई ऑफ्टन फेल्ट लोनली एंड डिप्रेस्ड। क्योंकि मेरे पास इस तरह के फ्रेंड्स थे या दोस्त थे शहर में, अक्सर मैं अकेला और डिप्रेस्ड फील करता था। या तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे या बिल्कुल कम होंगे। क्योंकि मैं अकेलापन फील कर रहा हूं तो ऑफकोर्स मेरे फ्रेंड्स की संख्या मुझे कम लग रही है, ना के बराबर लग रही है। भाई किसी आदमी के बहुत सारे दोस्त हों और वो बोले मैं अकेला फील करता हूं तो गलत हो जाएगी ना बात। तो फ्रेंड्स ना के बराबर है। और फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है, इनको किलोग्राम में, मीटर में, किलोमीटर में, येन में, रुपया में, पाउंड में काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज सीधे काउंट की जा सकती हो, क्लोज टू जीरो हो, क्लोज टू नेगेटिव हो, उसके लिए आप यूज करेंगे फ्यू को। एज आई हैड फ्यू फ्रेंड्स। चलो अब एक चीज और याद रखना, लिटिल और फ्यू जब लगा रहे हो बिना अ के, इनके आगे आप वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो चीज बहुत ही कम है। आई हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स, आई हैड वेरी लिटिल मनी। ठीक है, तो वेरी का इस्तेमाल हो सकता है अगर आप चाहें तो लगाएं। वी हैड या वी हैव डैश एक्स्ट्रा चेयर्स इफ मोर गेस्ट अराइव। हमारे पास थोड़ी और एक्स्ट्रा चेयर्स है अगर और गेस्ट आते हैं, यानी हम चेयर्स देने के लिए तैयार हैं। हम पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हैं, चेयर्स को गिना जा सकता है। तो वी हैव अ फ्यू एक्स्ट्रा चेयर्स। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी अ लगा के, नेगेटिव क्वांटिटी बिना अ के, वेरी के साथ। डैश इंफॉर्मेशन अवेलेबल वॉज नॉट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जो भी सूचनाएं अवेलेबल थी, वो इनफ नहीं थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो द लिटिल आपको लगाना चाहिए। द लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल वॉज नॉट इनफ। शी शोड डैश इंटरेस्ट इन द डिस्कशन। उसने दिखाया थोड़ा इंटरेस्ट डिस्कशन में। मान लीजिए डिस्कशन में उसने पॉजिटिव तरीके में इंटरेस्ट दिखाया, तो आप इंटरेस्ट के लिए अनकाउंटेबल अ लिटिल का इस्तेमाल कर दें। अगर उसने ना के बराबर दिखाया तो आप सीधे लिखें शी शोड लिटिल इंटरेस्ट। इस केस में दोनों ही ठीक है, दोनों का अपना अपना मीनिंग आएगा। लास्ट सेंटेंस मैंने इसीलिए रखा था। ठीक है, अ लिटिल यानी थोड़ा दिखाया, लिटिल मतलब थोड़ा भी नहीं दिखाया। चलिए कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, बड़ा आसान है। लास्ट का एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, खुद से ट्राई देना है इसको। अपने आप देखो टाइम के लिए क्या लगेगा, और पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा या न्यूट्रल लगेगा। चलो कमेंट्स में डालना, सही गलत आपको कमेंट से फीडबैक देंगे। आगे बढ़े, इसीलिए यहां पे भी
लिटिल होप लगा हुआ है। होप जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए लिटिल लगाया, और होप जो ना के बराबर थी इसलिए बिना अ के लिटिल लगाया, सिर्फ लिटिल लिखा हमने, या वेरी लिटिल भी लिख सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी आपका, छोटा सा पैराग्राफ, आराम से इसको पढ़ के ट्राई दो। चलो, कह रहा है जी सेकंड, द यूनियन गवर्नमेंट शुड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी लीडर्स इन टॉक्स। दूसरा काम ये करना है, यूनियन गवर्नमेंट को एक्सेलरेट करना होगा, तेज करना होगा, ये सारी जो प्रोसेस है इन्वॉल्व करने की सभ्य समाज को या समाज के बुजुर्गों को, ठीक है। और किस चीज में? टॉक्स के अंदर, बातचीतों के अंदर, येट अगेन, फिर एक बार। और ये काम क्यों करना है? टू एड्रेस इमीडिएट इश्यूज सच एज द रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न ऑफ ओवर 60,000 डिस्प्लेस्ड पीपल। एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए इमीडिएट इश्यूज को, ऐसे इश्यूज जो बड़े हमारे सामने खड़े हैं एकदम, है ना, इमरजेंसी वाले इश्यूज हैं, जैसे कि पुनर्वास या फिर से बसाने का काम, रिहेबिलिटेशन का काम, और वापस घर लाने का काम 60,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को जो अपने घरों से भगा दिए गए हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। ये काम भी यूनियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, सभ्य समाज के बड़े बुजुर्गों को बीच में डाल करके। यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, शुड एक्सेलरेट, इसकी वर्ब है एक्सेलरेट करना, चीज़ों को फास्ट करना, क्विक करना, ठीक है। रिहेबिलिटेशन यानी फिर से रिहेबिलिटेट करना, किसी को फिर से बसाना। कह रहा है दिस विल ले द ग्राउंड फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन एंड एड्रेस ग्रीवेंसेस इन द हिल्स एंड द वैली। कह रहा है ये काम जो है ले कर देगा ग्राउंड को, या आधार को, फाउंडेशन को बना देगा एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की, राजनीतिक जो है हल की, और ये एड्रेस भी कर देगा सारे ग्रीवेंसेस को, सारी शिकायतों को हिल्स के और वैलीज के एरिया में। हिल्स में जहाँ कुकीजू आदिवासी रहते हैं, वैली जहाँ पे मैतेई समाज जो है, जो जनरल ओबीसी में आता है, वो लोग रहते हैं। ग्रीवेंस का मतलब होता है आपकी शिकायत किसी ऐसी चीज को लेकर के जिसमें आपको गुस्सा हो। नॉर्मल शिकायत तो कंप्लेंट होती है, ग्रीवेंस में आपको ऐसी शिकायत करोगे जिससे आपको नुकसान हुआ हो, आपको गुस्सा हुआ हो, है ना। दिस की वर्ब है विल ले। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद अपने यहाँ पे रैप अप करेंगे क्लास को। चलो, कह रहे जी देयर आर इनफ इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम। कह रहे जी काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या काफी जरिए हैं, टूल्स हैं भारत के संघीय सिस्टम में, फेडरल सिस्टम में। कह रहे जी और कौन से टूल्स हैं? दैट अलाउ फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशंस विद इन द स्टेट सिस्टम, जो अलाउ फॉर करते हैं, इंतजाम करते हैं नए टाइप के किसी सोल्यूशन का किसी भी स्टेट के सिस्टम के अंदर। कह रहे जी विच हैव ऑल्सो वर्क वेल इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अच्छे तरीके से वर्क वेल भी किए हैं देश के दूसरे हिस्सों में, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए। तो आपने तेलंगाना और, है ना, हैदराबाद का जो मुद्दा था, गुजरात और महाराष्ट्र का जो अलग होने का मुद्दा था, ये सारे झगड़े जो हैं हमने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए सुलझाए हैं। तो ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमारे पास हैं जो मणिपुर में भी लग सकेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स यानी टूल्स, वर्ब है इसकी आर, देयर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। फेडरल सिस्टम यानी संघीय सिस्टम, जिसमें एक सेंटर होगा और उसके चारों तरफ स्टेट्स होंगे। क्रिएटिव यानी जो अपने आप में नया हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो। कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा। कह रहे बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड एन एंड टू वांटन वायलेंस आर अ नेसेसिटी बिफोर सच सॉल्यूशंस आर mooted। कह रहे लेकिन ऐसे मेजर्स, ऐसे कदम जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, लोगों का भरोसा फिर से पैदा हो सरकार में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, और एक अंत आए, एंड हो इस वायलेंस का जो वांटन है। वांटन का मतलब है जानबूझ करके की जा रही है लेकिन बिना कारण, बस ऐसे ही मारना है, ऐसे ही खून खराबा करना है, जानबूझ के करेंगे लेकिन कारण कोई नहीं है। कह रहे ये जो जानबूझ के होती हुई बिना काम की वायलेंस है, कह रहे इनका अंत और ऐसे मेजर्स ये एक नेसेसिटी है, जरूरत है, इससे पहले कि ये सारे सॉल्यूशंस को आप मूट करें या सुझाएं। मूट करना यानी किसी चीज को सबके सामने रखना, फिर उस पर बातचीत हो, कोई फैसला लिया जाए, मूट किया जाए, ठीक है। चलिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मेजर्स नाम का नाउन और एंड नाम का नाउन, दोनों की वर्ब है आर, ठीक है। दीज टू थिंग्स आर अ नेसेसिटी। वांटन मैंने आपको समझा दिया, जानबूझ के किया हुआ बिना बात का गलत काम, वांटन वायलेंस, वांटन जो भी चीज आप कर रहे हैं वांटन, ठीक है। कह रहा है मिस्टर सिंह's रेजिग्नेशन शुड पेव द वे फॉर मोर सच मेजर्स।
कह रहा है जी एन बीरेन सिंह का जी का जो इस्तीफा है उसको पेव द वे फॉर कर देना चाहिए या रास्ते को साफ कर देना चाहिए इसी तरह के मेजर्स का, इसी तरह के कदमों का। एंड इट वुड बी अ रिमिस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू नॉट फॉलो अप ऑन दीज क्विकली। और कह रहा है ये पूरी बात एक रिमिस हो जाएगी, एक कोताही की बात हो जाएगी, लापरवाही की बात हो जाएगी सरकार की तरफ से ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के, अगर सरकार फॉलो अप ना करे इस चीज को अच्छे से, इसका पीछा ना करे, इस चीज को पीछे ना पड़े, है ना, लगे ना इसके पीछे इन सारे मेजर्स के ऊपर क्विकली या जल्दी से। तो बीरेन सिंह को हटा करके बहुत फायदा हो सकता है, नया आदमी आए, झगड़े को सुलझाए। अगर अभी भी सरकार ने प्रोएक्टिवली इस काम को नहीं किया तो सरकार की तरफ से ये रिमिस होगा या फिर एक लापरवाही की बात होगी। सिंह के रेजिग्नेशन की वर्ब है शुड पेव द वे फॉर, पेव द वे फॉर करना, रास्ते को साफ करना। इट की वर्ब है वुड बी। चलिए रैप अप करें क्लास को। मूड करना, किसी चीज को सुझाना, वॉन्टन आपने देख लिया। एक बार जल्दी से अपना रिवीजन ले लो। ओवर ड्यू यानी ऐसी चीज जो लंबे वक्त से ड्यू है, जिसका होना बाकी है। ड्यूरेस भी एक ऐसी स्ट्रेस है जो ड्यू है लंबे वक्त से चलता हुआ तनाव ड्यूरेस कहलाता है। रेज होता है जी किसी चीज का एकदम भड़का हुआ होना, जैसे आग भड़की हुई है, वॉयलेंस भड़की हुई है, वो रेज कर रही है। सीक वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉर्ट, थर्ड फॉर्म सॉर्ट। सीक का मतलब है किसी चीज को पाने की कोशिश करना। प्रोक्सीमेट यानी जो डायरेक्ट हो, इमीडिएट हो, जो सामने सामने हो। अनटेनेबल का मतलब होता है जो चीज जस्टिफाइबल या सही ठहराने लायक ना हो, जो देखने में ही गलत हो, अनटेनेबल। सीज करना, कमेंडियर करना या कन्फिस्केट करना, किसी चीज को हड़पना, अपने कब्जे में लेना। इन्फिल्ट्रेटर जो है जो घुसपैठिया है, अंदर घुस आया है, चुपचाप घुस के आया सीक्रेट तौर पे, जो है इन्फिल्ट्रेटर। इम्पोजिशन होता है सरकार का खुद का रूल, जब सरकार इम्पोज कर देती है राष्ट्रपति शासन तो इम्पोजिशन बोल सकते हैं इसको। रिटोरिक होती है बड़ी बड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी, जिनमें कोई भी जो एम्प्टी निकलेंगी बाद में जाके, थोथी बातें निकलेंगी, है ना, सिर्फ इंप्रेस करने के लिए की गई हो, रिटोरिक। फिर दो एक वर्ड्स आए थे, रिहेबिलिटेशन, लोगों को फिर से हैबिलिटेट करना, बसाना। वॉन्टन यानी जो अपने आप, जो जानबूझ के किया गया काम हो लेकिन बिना बात के किया गया हो, कोई रीजन ना हो। मूड करना, किसी बात को सुझाना। रिकंसिलिएशन होता है झगड़े में समझौता। तीन चार वर्ड्स और थे वो कैब के जो आपने यहां देखे, इनको भी रिवाइज कर लो। डिसेंट होती है जी गुस्सा या अपोजिशन, किसी चीज को लेकर के विरोध, इसी का सिनोनिम आया था डिसिडेंट, इस आर्टिकल में आपने जो देखा। शोविनिस्ट ऐसा आदमी है जो अपने धर्म, जाति, लिंग, सेक्स को या फिर रिलीजन को दूसरों से बेहतर समझता हो और सबसे बेहतर समझता हो, ठीक है, इसको सेक्सिस्ट या जिंगोइस्ट भी बोल सकते हैं। ब्रांडिश करना यानी किसी वेपन को हाथ में लहराना, दिखाना सबको। इम्प्यूनिटी होती है ऐसा डिस्काउंट, ऐसी छूट जो सजा से मिल जाए आपको गलत काम करने से पहले ही, आपको लग जाएगी भाई कर लो जाके गलत काम, कोई सजा नहीं मिलेगी, ऐसी जो है छूट को बोलते हैं इम्प्यूनिटी। आर्सेनल या आर्मरी होती है जहां पे आप सब हथियार रखते हैं। शिनारिगन्स होती हैं आपकी बदमाशियां, मिसीव्स आपकी शरारतें, जो देखने में बड़ी अम्यूजिंग सी लगे लेकिन बहुत नुकसान करें, ठीक है, शिनारिगन्स। चलिए अब आते हैं अपने क्विज पे। पूरा पैकेज है, भरपूर फायदा उठाया करो क्लास का। आज क्वेश्चन है इसमें PQRS का, पैरा जंबल्स का। वीडियो को पॉज करो और अपने हिसाब से चारों सेंटेंस को अपने को अरेंज करना। मैं कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, बिना ऑप्शन के इसको आपको सॉल्व करना है। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने इसको पढ़ लिया है, पढ़ लिया होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब सीधे अपने क्लूज पे आते हैं, कहां पे क्या क्लू मिला। फर्स्ट में हिज लगा हुआ है, हिज आया है बीरेन सिंह के लिए, तो पहले तो कभी बी आएगा उसके बाद ए आएगा, ए बी से पहले नहीं आ सकता और ए आपका पहला सेंटेंस भी नहीं हो सकता। बी के अंदर बताया हुआ है बीरेन सिंह का जो रेजिग्नेशन है ये इस पूरी चीज के चलते हुए बीच में आया है, जो इंटरनल रिबेलियन चल रहा है बीजेपी के बीच में, है ना, तब ये इनका जो है रेजिग्नेशन आया है। ए में बताया कि उनके भाषणों ने और भड़का दिया, देखो फर्दर और भड़का दिया एथनिक टेंशंस को, पहले तो थी और ज्यादा भड़का दिया। सी में बताया कि अब जो लीडरशिप चेंज हो गया है तो आगे यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या मौका है, वो क्या कर सकती है, फ्यूचर की बात कर रहा है। और डी में बताया जी मणिपुर की सिचुएशन क्या थी और ये कब, बीरेन सिंह के रेजिग्नेशन से पहले। यहां पे पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, रेजिग्नेशन से पहले क्या होता था। तो सबसे पहले तो देखो आपको यहीं से बताना पड़ेगा रेजिग्नेशन हो चुका है, और इसके बिल्कुल बाद में आपको बताना चाहिए इस रेजिग्नेशन से पहले मणिपुर में क्या चल रहा था, है ना। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो था अनेबल था आर्म ग्रुप्स को कंट्रोल करने में, रेन इन करने में, और पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो बहुत तरीके से इरोड या खत्म हो चुका था मणिपुर में वायलेंस की वजह से। तो बी के बाद में आप कनेक्ट करेंगे डी को। बी के अंदर बताया कि बाद में क्या हुआ और डी में बताया इससे पहले क्या हुआ। अब देखो ये जो सारा काम था इसको
बीरेन सिंह के स्पीचेस ने और ज्यादा डीप कर रखा था एथनिक टेंशन को, ठीक है ना। तो पहले टेंशन थी ये बताओ, वायलेंस थी ये बताओ, फिर बताओ ये वायलेंस जो है और ज्यादा बीरेन सिंह ने इसको और खराब कर रखा था। और लास्ट में सी आएगा, अब जो बीरेन सिंह जा चुके हैं तो इनकी जगह सरकार के पास मौका है फिर से कोई नया आदमी लाके पीस को रिस्टोर करने का। मुश्किल है, प्रीलिम्स लेवल का नहीं है, मेंस लेवल का है। बी में आपको बताना है हुआ क्या, डी में बताना है कि इससे पहले ठीक क्या हो रहा था, ए में बताया कि जो गलत काम हो रहा था इसको और गलत कर रहा था बीरेन सिंह के भाषण, और सी में बताना है कि अब इनके जाने के बाद फ्यूचर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास कुछ करने की। तो बी डी ए सी ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है। चलो अब रोज कोशिश करेंगे, एक पीक्यू वाला लाएं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है जी इनमें से कौन सी बात ये सजेस्ट करती है कि बीरेन सिंह की जो बातें हैं उन्हीं की वजह से आग में घी गया था, है ना। किस तरह से उसकी बातों की वजह से एथनिक वायलेंस और बढ़ गई, क्या रीजन है, मतलब बातों में ऐसी क्या खूबी थी उनकी। भाई वो अपनी बातों में वहां के रहने वाले कुकी जू आदिवासियों को, एथनिक ग्रुप्स को आउटसाइडर बताते थे कि ये म्यांमार से आए हुए हैं इनके पूर्वज 50, 100, 200, 500 साल पहले, और ये तो ड्रग्स बेचते हैं, बस इनका यही काम है। इसी वजह से मैतेई और कुकी जू के बीच में झगड़ा रहता था। तो सेकंड का आंसर है बी, ठीक है ना। ये इनकी बात जो है इसकी वजह से वायलेंस वहां पे भड़की है। थर्ड पे आ जाओ। कह रहे जी आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है यूनियन गवर्नमेंट के रोल को, सरकार के रोल को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, क्या काम सरकार ने किया इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। देखो ना तो ये न्यूट्रल रही, ना इसने सही तरीके से सपोर्ट किया बीरेन सिंह का, ना इसने ठीक है, ये दोनों चीजें सही हैं। पहले केस के अंदर इसने एक्टिवली इंटरवीन किया कि वायलेंस को सप्रेस करे आर्टिकल 356 को लगा के, और दूसरे केस में इसने लॉ एंड ऑर्डर को ले लिया बिना डिक्लेयर किए इंटरवेंशन को। देखने में दोनों सही लग रही हैं, लेकिन ए भी गलत है क्योंकि आर्टिकल 356 नहीं लगाया, इन्होंने लगाया 355 जो होती है 56 की बैसाखी। 56 ना लगा करके 55 लगा दो, बिना राष्ट्रपति शासन घोषित किए वहां पे राष्ट्रपति शासन यूज कर लो आप, ठीक है। तो 56 तो लगाया नहीं, ए गलत हो गया, सी डी वैसे गलत है, बी आंसर बनेगा थर्ड में। चलो अब ये क्वेश्चंस बाकी के खुद से आप सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीम बेलिकोज आदमी जो नेशनलिस्ट हो, जो देश के लिए मरने मारने को तैयार हो जाए, अपने देश को ही महान समझता हो, ऐसे आदमी के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शोविनिस्ट, सेक्सिस्ट या जिंगोइस्ट। ऐसी चीज जो जानबूझ करके लेकिन बिना भड़काए, बिना किसी रीजन के की गई हो, उसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेट, वांटन या रेकंसिलिएशन। इंप्यूनिटी वर्ड का मीनिंग पूछा है, आर्सेनल का सिनोनिम पूछा है, इन तीनों में से, और लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिल सकती है इस फ्रेज में, दूसरी मिलेगी आपको इस फ्रेज के आसपास, और तीसरी आपको मिल सकती है इस कंजंक्शन की वजह से। फर्स्ट से लेकर के 10, 3 के तो क्वेश्चंस के आंसर हो गए, 4 से 10 के आंसर मैंने वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले चेक करके बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी जरूर से अपना फीडबैक दिया करो।